हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले इकोनॉमिक सीरीज को, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन वो चीज है जब कोई भी चीज का प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, मीन सस्टेन जनरल प्राइस लेवल जब भी चेंज होगा तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल देखें अगर कि इन्फ्लेशन क्या है कि बहुत सारा मनी बट हमें बहुत कम गुड्स मिल रहे हैं। कैसे? जैसे लास्ट ईयर की बात करें, एक एग्जांपल ये है कि 100 रुपीज में पूरी बास्केट आ जाती थी, बट आज हमें 10,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, बट सामान कितना सारा, इतना सारा। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, लाइक मैकडी का बर्गर का एग्जांपल लेते हैं। बर्गर का अगर हम 2015 की बात करें, हमने एक बर्गर परचेज किया, उसका हमें पे करना पड़ रहा है ओनली 15 रुपीज या 20 रुपीज। ठीक है। अगर हम 2020 में बात करें, वही एक बर्गर की कॉस्टिंग पड़ती है 50 रुपीज, और 2025 की बात करें, वही एक बर्गर पड़ता है हम 60 रुपीज का। तो ये क्या है? वही एक बर्गर हमें खरीदना है, बट जो है प्राइस बढ़ते चले गए, तो इससे क्या परचेजिंग पावर इरोड हो गई। मीन्स पहले एक बर्गर 20 रुपीज पे करनी पड़ती थी, बट अब जो है 60 रुपीज पे करनी पड़ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इट इरोड्स द परचेजिंग पावर। ये परचेजिंग पावर को क्या करता है? इन्फ्लेशन इरोड करता है। यस। बट अब हम देखें कि इन्फ्लेशन मेजर किस में होता है। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन परसेंटेज। इन परसेंटेज, जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया, इसमें जैसे कि ये 20 है बेसिक, ये 20 से 50 हो, कितना चेंज आया? 30 रुपीज का। 20 रुपीज पहले था, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो कितने का चेंज आया? 150% इंक्रीज हुआ प्राइस में। अगर हम इसमें देखें तो 10/50 इंटू 100 मीन्स 20% का इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस लेवल में। मीन्स इन्फ्लेशन जो है 20% इंक्रीज। ये तो हो गई इन्फ्लेशन की बात। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसमें प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है। ठीक है। अब हम बात करें कि इन्फ्लेशन किन किन रीजन की वजह से हो सकता है। इन्फ्लेशन का रीजन हो सकता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या बिल्ट इन इन्फ्लेशन हो, मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी होता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी होता है। वो हम पढ़ते हैं कि कट। ठीक है। पहले हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है? अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? when demand for goods increases, when demand for goods increases and exceeds production capacity, मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है इकोनॉमी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। जैसे हम देखें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसके फैक्टर्स देखें तो हायर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और थर्ड हो सकता है लोअर इंटरेस्ट रेट्स। इसकी वजह से भी डिमांड क्रिएट हो सकता है। यस। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन इसमें कॉस्ट। अगर हम एक एक करके अब देखते हैं एग्जाम्पल के, समझते अच्छे से। हायर स्पेंडिंग देखें कैसे? ये एक फैक्टर तो हो नहीं सकता। जब मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तब मैं हायर स्पेंडिंग कर सकती हूँ इकोनॉमी में। अगर मैं एम्प्लॉयड हो गई, कोई एम्प्लॉयड हो गया, तो वो हायर स्पेंडिंग कर सकता है इकोनॉमी में, है ना। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम देखें कि इनकम इंक्रीज होने से, एम्प्लॉयड होने से कैसे स्पेंडिंग करेंगे, इफ अगर देखो कि कोई भी इंसान अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है, बट उसकी कुछ नीड्स एंड वांट्स तो होंगी ना, जो कि उसने सोच रखा होगा कि जब मैं पैसे अर्न करूंगा तो वो मैं खरीदूंगा। मतलब ये विलिंगनेस तो कर रहा है, बट अभी इसके पास पैसे नहीं है। ये डिमांड का कॉन्सेप्ट हो गया, और ये हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस किया, बहुत अच्छे से। ठीक है। नीड्स एंड वांट्स तो है, पर विलिंगनेस है, बट एबिलिटी नहीं है, तो ये डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे ही एम्प्लॉयड हुआ, ये क्या नई डिमांड क्रिएट करेगा। जो भी चाहता था, जो भी उसकी नीड्स एंड वांट्स थी,
उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो डिमांड क्रिएट करेगा। पर जैसे ही डिमांड क्रिएट हुई, जैसे ही इंप्लॉयमेंट बढ़ा, तो हाथ में पैसा आया, पैसा आया तो डिमांड क्रिएट हुई। उसकी वजह से क्या, इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। सप्लाई क्या है, लिमिटेड। अगर सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड नहीं है, तो वो सस्ता हो जाएगा। इसमें जो इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, अगर हम रियल लाइफ में नहीं देखेंगे ना, फील नहीं कर पाएंगे हम उसको, तो हमें रियल लाइफ में अपने आप को रखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ठीक है, हायर स्पेंडिंग होगी एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे, इफ गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती है, लाइक रोड्स रेलवेज बनवाना चाहती है, तो ये किसी को टेंडर देंगी। और टेंडर से क्या होगा, बेसिस बेसिक चीज है कि रोड बनवाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। यस, रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर की भी नीड पड़ेगी, और उसके साथ साथ कैपिटल भी चाहिए। यस, तो ये चीजें चाहिए। अगर मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो रॉ मटेरियल से क्या होगा, नया रॉ मटेरियल चाहिए तो डिमांड क्रिएट होगा। नया रॉ मटेरियल का डिमांड क्रिएट होगा ना, पहले तो डिमांड ही नहीं था। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे स्पेंड करना है, मुझे नई रोड बनवानी है, नेशनल हाईवे बनवाना है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल का डिमांड क्रिएट हो। बट सप्लाई तो उतनी है ना, ट्रांसफर हो गई यहाँ पे। ये जो सप्लाई थी वो इधर ट्रांसफर हो गई रोड बनवाने के लिए, तो सप्लाई जो रिस्ट्रिक्ट है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। अब हम लेबर की बात करें, लेबर क्या है, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने बात करी, अगर लोग एम्प्लॉयड होंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में। उसकी वजह से क्या है, स्पेंडिंग होगी, स्पेंडिंग के साथ साथ इन्फ्लेशन भी आएगा। यही है पूरा कॉन्सेप्ट, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन कैसा है। अब हम बात करें कि लोअर इंटरेस्ट रेट से कैसे होगा। लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर रमेश है, वो एक हाउस परचेज करना चाह रहा है, बट वो इंटरेस्ट रेट के चक्कर में, क्योंकि 6% का इंटरेस्ट रेट है, और वो वेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो, तो मैं अपना एक हाउस परचेज करूं। बट अब इंटरेस्ट रेट हो गया 4%। तो ये क्या था, पोस्टपोन करा था, डिले करा था अपना जो है डिमांड। बट जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इसने नई डिमांड क्रिएट की इकोनॉमी में आके, कि हाउस परचेज करो। तो यही है लोअर इंटरेस्ट रेट में। ये लोअर इंटरेस्ट रेट में क्या है, उसने डिमांड क्रिएट किया है। वो वेट कर रहा था, बस वो पोस्टपोन कर रहा था। जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसने एक नई डिमांड क्रिएट की। इसकी वजह से क्या है, मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ गई, क्योंकि हायर स्पेंडिंग होने लगी। ठीक है, ये तो हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है, सप्लाई शॉक्स की वजह से, या हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखें, तो ये किसकी वजह से होगा, सप्लाई साइड की वजह से। मींस इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। पहले ना इसको समझने से पहले डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मेरी एक एडवाइस है, प्लीज वो पहले आप देख लीजिएगा, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा इसमें। जैसे कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, कैसे जो है प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस लेवल उसमें कैसे इंक्रीमेंट आएगा, वो देखते हैं। अगर पहला फैक्टर देखें तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ग्लोबल इवेंट्स, मिनिमम वेज हाइक। अगर हम इसको देखें समझें, एग्जांपल्स एग्जाम, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द गिविंग एग्जांपल्स। जितने ज्यादा एग्जांपल से समझोगे उतना इकोनॉमिक्स क्लियर होगा। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कैसे होगा, कैसे होगी, इसमें एग्जांपल लेते हैं, लाइक पेंडेमिक। इस सब ने देखा है, कोविड-19 का फेस। इसमें क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन लगने वाला था, तो मोबिलिटी क्या थी, जीरो हो गई थी गुड्स की। उस टाइम तो नहीं आ सकती थी ना, लॉजिस्टिक उस टाइम तो प्रोवाइड नहीं हो सकते थे।
लॉकडाउन की जैसी हुई तो क्या लोगों को क्या लगा कि बेसिक नेसेसिटीज वाले जो फूड आइटम्स हैं एटलीस्ट वो तो ले ले, कि कहीं उसकी क्राइसिस हो गई तो क्या सफर करना पड़ेगा, क्राइसिस हो जाएगी। तो उसमें क्या था, जो फूड आइटम्स थे उस एरिया के वो तो क्या थे, लिमिटेड थे, बट डिमांड नई क्रिएट हो गई। किसी को अगर 10 किलो की वीट की जरूरत है, वीट फ्लोर की, तो वो डिमांड कर रहा है 20 kg, क्योंकि क्या पता कि 10 दिन तक लॉकडाउन लगा रहा और फिर मार्केट में नहीं मिला तो फिर क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है। इसलिए क्या नई डिमांड और क्रिएट हुई, जिसकी वजह से क्या है, प्राइस लेवल राइज कर गए, प्राइस लेवल जो है वो राइज कर गए। ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अगर हम दूसरा देखें, ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हैं, तो रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें क्या रशिया यूक्रेन वॉर का के चक्कर में क्या है, सप्लाई लाइन से जो है डिस्ट्रप्शन हो रहा है। इसमें क्या इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, कैसे, जैसे रॉ मटेरियल अगर हम बात करें क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल क्या महंगा आ रहा है, और क्रूड ऑयल से बहुत सारे ऐसा रॉ मटेरियल बहुत इंडस्ट्रीज में यूज आता है, तो ऐसा रॉ मटेरियल भी यूज आ रहा है, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया ना। प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो सपोज करो पहले जो थी लिप बाम थी वो भी क्रूड ऑयल से बनती है, तो लिप बाम का पहले अगर सपोज करो 15 रुपीज की मिलती थी, तो अब उसका रेट 20 रुपीज हो गया। तो किसकी वजह से चेंज आया, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो महंगा आ रहा है। हम अगर देखते हैं मार्केट में कि हम देखते हैं कि ये फूड आइटम्स क्यों महंगे हो रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि माल पीछे से महंगा आ रहा है। सबने सुना होगा ये चीज, है ना। तो यही चीज है कि मतलब जो है, जो रॉ मटेरियल है वो महंगा आ रहा है, रॉ मटेरियल के चक्कर में वो प्राइस जो है बढ़ गया, तो इसीलिए इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, ग्लोबल इवेंट्स का हो गया। अगर हम देखें मिनिमम वेज हाइक, अगर मिनिमम वेज हाइक की बात करें हम, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो जो स्टाफ है वो क्या डिमांड करेगा, कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ही इतना है कि वो उस सैलरी में जो है अपना जो है बजट में खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, उनका बजट जो है हाई जा रहा है। तो इस वजह से मिनिमम वो हाइक हुई, वेजेस बढ़ाए गए, तो वो किस पे फर्क आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा इससे। यही है वेज हाइक, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो वैसे ही इन्फ्लेशन आ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में चेंज आया तो वही इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ग्लोबल इवेंट्स, मिनिमम वेज हाइक, ये हमने पढ़ लिया। तो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल की वजह से, लेबर की वेजेस की वजह से, अगर टैक्सेस की बात करें हम, टैक्सेस के चक्कर में कैसे होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस से तो कोई फर्क नहीं आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कैसे होता है, लाइक जीएसटी है कोई गुड्स पे, फॉर एग्जांपल है बटर की, तो बटर पे पहले कॉस्टिंग आती थी, 200 रुपीज की कॉस्टिंग आती थी कोई बटर की, वो बटर की, बटर पे क्या था, टैक्स जो है 200 में से 150 रुपीज तो एमआरपी था जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता था, और 50 रुपीज का जीएसटी लग जाता था। बट अब जीएसटी बढ़ के 70 रुपीज कर दिया गया, तो अब 220 का पड़ेगा बटर में। सेम बटर की कॉस्टिंग जो थी वो किसकी वजह से बढ़ी गई, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से बढ़ी। डायरेक्ट टैक्सेस से कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट इनकम पे लग, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये हम टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हमें कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्शन जो है कॉस्ट जो है राइज कर जाती है, सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन देखें, वेज प्राइस स्पाइरल, इसमें क्या होता है, अगर हम उसमें देखें, वेज प्राइस स्पाइरल लेना, वर्कर डिमांड्स हायर वेजेस ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और टाइट लेबर मार्केट की वजह से क्या है, डिमांड किया लेबर ने कि उनके जो है वेजेस बढ़ने चाहिए, फिर इससे क्या फर्म्स ने इंक्रीज कर दी वेजेस, फर्म्स ने जैसे ही इंक्रीज किया तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, क्योंकि भाई उनको क्या प्रॉफिट चाहिए ना, वो अपना प्रॉफिट थोड़े ना कम करेंगे, वो तो
और वो फूड जो भी आइटम वो क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें ही बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे ना वो चीज, तो ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या है, फर्म्स रेजेस प्राइसेस, फर्म ने बढ़ाई तो वही चीज जो थी, अगर एक ब्रेड है, ब्रेड की लेबर ने कहा कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, तो उन्हें वेजेस बढ़ा दिए, सपोज करो 100 रुपीज से या 10,000 रुपीज से 15,000 रुपीज जो उनकी सैलरी पर, सैलरी तो बढ़ गई बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के क्या हुआ, जो ब्रेड हमें पहले 60 का मिलता था अब वो हमें 70 का मिलने लग जाएगा, तो इनको भी तो जो है इतना ही पे करना पड़ेगा ब्रेड को परचेस करने के लिए, तो इनकी सैलरी जो है रियलिटी में नहीं बढ़ी, क्योंकि फर्म्स ने ऑलरेडी रेस कर दी है प्राइसेस। मतलब यहाँ पे तो उन्हें वेजेस बढ़वाए और वहीं पे उधर प्राइस बढ़ गई, तो उनकी जो सैलरी है वो तो एक तरीके से बढ़ी नहीं, क्योंकि फर्म्स ने रेट बढ़ा दी। तो यही चीज है वेज स्पाइरल, जो है वेज प्राइस स्पाइरल, यही है कि उनने पहले डिमांड किया हायर वेजेस, बट उनको क्या पता था कि फर्म्स भी बढ़ा देंगे, क्योंकि बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया ना। अगर किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वो अपनी तरफ से थोड़ा ना देंगे, किससे वो वसूलेंगे, वो हम लोगों से ही वसूलेंगे। यही है, हायर प्राइसेस लेड्स टू द रिन्यूड वेज डिमांड्स, यही है वेज प्राइस स्पाइरल कि इन्फ्लेशन तो बढ़ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन की। मॉनेटरी इन्फ्लेशन जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था लोअर इंटरेस्ट रेट वाला, वही है। इसमें क्या है, आरबीआई ने रेट कम किया या बैंक्स ने रेट कम किया तो एक नया डिमांड क्रिएट हुआ इकोनॉमी में, लाइक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जिनको फैक्ट्रीज वगैरह लगानी थी वो भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, नए जो हैं बिजनेसेस ओपन होंगे, तो इसकी वजह से क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो एक नया डिमांड क्रिएट हुआ इकोनॉमी में, क्योंकि हायर स्पेंडिंग होगी, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग बढ़ी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, मीन्स प्राइस बढ़ जाएंगे गुड्स के या सर्विसेज के, तो ये हो गया मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब हम बात करें स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, किसकी वजह से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसमें अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से होगा, लाइक वेयर हाउसेस के चक्कर में, लॉजिस्टिक की वजह से, अगर फ्यूल इफिशियंसी ही नहीं है, फ्यूल इफिशियंटी नहीं है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें, लाइक जुलाई के टाइम पे जो है टमाटोस या अनियन वगैरह महंगे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है पहली बात तो, और लॉजिस्टिक जो है वो इतना इम्प्रूव है ही नहीं, और वेयर हाउस की भी क्वालिटी नहीं है। अगर डिमांड ज्यादा है, अगर सॉरी सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई तो उतनी है जितनी डिमांड को मीट कर सके, बट वो सप्लाई क्यों कम हो गई, बिकॉज ऑफ ये पेरिशेबल आइटम है पहली बात, इसका जो लाइफ साइकिल है वो तो लिमिटेड है ना, इतना नहीं है ना लाइफ साइकिल कि वो अगर 15-20 दिन तक चल जाए, पर लॉजिस्टिक और वेयर हाउस के चक्कर में वो जो है सप्लाई कम हो गई, और इसकी वजह से डिमांड तो उतनी ही रहेगी, डिमांड उतनी ही है, बट सप्लाई जो रिस्ट्रिक्ट हो गई उस चक्कर में क्या प्राइस लेवल बढ़ गई, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कौन कौन से इन्फ्लेशन, अगर हम देखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, और वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करो। अब हम देखते हैं कि कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, उसमें भी हम क्लासीफाई करते हैं इन्फ्लेशन कितने परसेंट से बढ़ रहा है। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जो 1 to 3% के बीच में रहता है, कि मतलब इतना इन्फ्लेशन तो अच्छा है इकोनॉमी, क्योंकि लोग एम्प्लॉयड है और वो नई डिमांड जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया। फिर वर्किंग इन्फ्लेशन होता है, उसमें क्या 3 to 10% जो है इंक्रीमेंट आ रहा है प्राइस के लेवल पे, प्राइस लेवल 3 to 10% बढ़ रहा है। कैपुलिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें 10 to 50% इन्फ्लेशन आ गया, मीन्स रैपिड इन्फ्लेशन होता जा रहा है इसका। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जो कि कंट्रोल में नहीं आता, जो बहुत ही गंदा होता है, इसमें जो है डिमांड
मतलब तो परचेजिंग पावर बिल्कुल ही बहुत ही कम हो जाती है, तो एक्सट्रीम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ये। तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। अगर देखें प्राइस जो है स्काई रॉकेट अनकंट्रोलेबली, करेंट करेंसी बिकम्स प्रैक्टिकली वर्थलेस, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस लेवल चले गए जिसका कि सोच भी नहीं सकते। यस, इंक्रीजिंग स्पीड्स लीड्स टू ग्रेटर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ मनी वैल्यू। समझ आ गया होगा। अगर हम ये अपनी रियल लाइफ में देखें तो इन्फ्लेशन बहुत इजीली समझ आ सकता है अगर हम रियल लाइफ से इसको अपने आप को अटैच करें। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट क्या क्या है इन्फ्लेशन के। अगर हम देखें कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन से। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी। अब मैं बताऊंगी कैसे, अभी पहले हम ये पढ़ लेते हैं इफेक्ट्स। कंज्यूमर क्या परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ गई। लाइक हम अर्बन की बात करें, अर्बन एरियाज की, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ चुकी है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी ज्यादा है। मुंबई की बात करते हैं तो रेंट पे हाउस लेना कितना मुश्किल है, तो इसलिए स्लम्स एरिया सबसे ज्यादा रहते हैं। एक तरफ तो अर्बन एरिया है बट वहां पे बहुत गंदी स्थिति बना रखी है, जो पुअर क्लास है वो पता नहीं कैसे अरेंजमेंट कर रहा है, इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन है, ये पुअर हेल्थ कंडीशन सब कुछ है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से ही वो स्लम्स एरिया में रहता है, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते अर्बन एरियाज में। तो कंज्यूमर क्या है, अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। सेवर्स जो है सेविंग कर रहे हैं, वो क्या है, उनकी रियल वैल्यू जो है सेविंग की वो इरोड हो रही है। क्यों इरोड हो रही है, अगर हम देखें इसमें सेविंग्स का एग्जांपल लें। मैंने अगर डिपॉजिट किया है पैसा, ठीक है, तो मुझे उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा जितना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जितना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतना मुझे इंटरेस्ट रेट ही नहीं मिल रहा। अगर सपोज करो 100 रुपए का वैल्यू है और इन्फ्लेशन वही 100 रुपए का वैल्यू अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करती तो 120 बनता, मीन्स इन्फ्लेशन के बराबर तो बनता। बट मैंने सेविंग किया, मुझे उतना इंटरेस्ट रेट ही नहीं मिला कि वो मेरे इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर एड हो रही है उसके बराबर पहुंच सके, उतना मुझे रिटर्न ही नहीं आ रहा इंटरेस्ट रेट से सेविंग करने से। तो ये क्या परचेजिंग पावर को इरोड कर रहा है ना, नहीं, यही चीज है। बोरोवर्स क्या है, बोरोवर्स को क्या है, रीपे लोन्स विद चीपर मनी। अगर हम देखें कैसे बोरोवर्स, अगर मैंने कहीं से लोन लिया 10,000 का, ठीक है, बट उसकी परचेजिंग पावर जब मैं पे कर रही हूँ तो उसकी परचेजिंग पावर तो नहीं था, ठीक है गई, बट मैंने 10,000 से 12,000 बनाई इन्वेस्टमेंट करके कहीं इधर उधर। बट जब मैं जिससे मैंने बोरो किया है और उसको मैं इंटरेस्ट के साथ पे करूंगी तो वो उसकी जो परचेजिंग पावर वो केवल 9K रह गई, तो उसको तो लॉस हो गया, चीपर मनी मिल गया। इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन पे अगर हम देखें तो रीपे लोन विद चीपर मनी। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स जो है वो उनकी इनकम कम हो जाती है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ जाती है। यही चीज है बिजनेसेस में क्या होता है, जो है इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट, और इसमें नहीं पता इन्फ्लेशन में कि कब डिमांड क्रिएट हो जाए कब डिमांड गिर जाए, तो इसमें बहुत इनस्टेबिलिटी रहती है जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट एंटिटीज। ये देख लिया कंज्यूमर्स पे क्या क्या, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना। कि बोरोवर्स का मैंने बता दिया कि लोन अगर जो वैल्यू थी, जो उस अमाउंट की वैल्यू थी वो बहुत कम रह गई है, वो उतनी ही नहीं रही जितना क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ रही है। परचेसिंग पावर जो है, मनी की वैल्यू तो एरोड होती जाती है, परचेसिंग पावर जो डिक्रीज होती जा रही है। इस वजह से जो वैल्यू मैं कहीं और इन्वेस्ट करती तो मुझे उससे और अच्छा रिटर्न आता। बोरोवर्स ने जो था वो क्या है, जो डेटर्स थे उन्हें तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उस वजह से उनको प्रॉफिट हुआ, बट जो उन्हें रिटर्न में दिया पैसा वो उतना था ही नहीं, इस वजह से उनको लॉस होता है बोरोवर्स को। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों अच्छा होता है ये हम पढ़ लें। जो हल्का फुल्का इन्फ्लेशन है वो क्यों अच्छा होता है, वाई इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। कम देखें, वाई इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। अगर हम देखें तो ये इंकरेज करता है स्पेंडिंग को। कैसे इंकरेज करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, उसकी वजह से पता लगता है कि अगर इनकम वो इनकम बढ़ेगी तो स्पेंडिंग होगी, स्पेंडिंग होगी तो
जो है गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होगा, उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन होगा इंक्रीज। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो जीडीपी भी बढ़ेगा। जीडीपी क्या है? जो भी प्रोडक्शन की वजह से होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो गए, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो जीडीपी बोलते हैं, सॉरी। जीडीपी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंकरेज स्पेंडिंग्स की वजह से अच्छा रहता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ता है इससे, इन्फ्लेशन की वजह से इंकरेज होती है ना स्पेंडिंग। ये क्या स्टिमुलेट करता है? हायर वेजेस, और हायर वेजेस होंगे तो स्पेंडिंग भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, वेजेस ये मैं बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल ऊपर दे चुकी हूँ। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, increases, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। अगर हम देखें तो कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। कंजप्शन कैसे इंक्रीज होता है? पहले जो था एक फैमिली में 5 लोग एम्प्लॉयड थे, बट अब 6 लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो इनका जो है ये नई डिमांड क्रिएट करेंगे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का। इसमें क्या कंजप्शन लेवल बढ़ेगा कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है, बढ़ेगा, है ना? तो इसीलिए कंजप्शन भी बढ़ता है इन्फ्लेशन से, क्योंकि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बट एक ओवर पहुंच जाता है तो इंसान के हाथ में या किसी पर्सन के हाथ में इतना पैसा नहीं है कि वो कंज्यूम कर सके उस गुड्स को, तो वो डिमांड कम करने लगता है। अगर 2 से 3% है तो वो बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। अगर उससे ज्यादा पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी का जो टारगेट है, वो कितना परसेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन? 2 से 6% का इन्फ्लेशन के बीच में अगर है तो दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी। इसके बीच में रहना है, इन्फ्लेशन को इसके बीच में ही रखना है, 2 से 6% के बीच में। ठीक है, ये इन्फ्लेशन के कॉजेज एंड इफेक्ट हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक्स बचे वो डिस्कस करें। ठीक है, तब तक के लिए आप इसके नोट बनाइए, कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।